आदाब। आज का विषय है एडवांस स्टडी ऑफ प्लांट इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इलेक्ट्रो होम्योपैथ में पौधे का विशेष अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है, आज इस पर हम लोग विचार करेंगे। बल्कि एडवांस स्टडी के पहले हम ये चाहेंगे कि पौधे की अध्ययन की क्या आवश्यकता है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, क्योंकि आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथ में हमें एक भी ऐसा नहीं मिला जो पौधे पे आधारित इलेक्ट्रो होम्योपैथ का कोई डिस्कशन हो। यह हमारा एक पहला प्रयास है। पूरी की पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथ जगत में निश्चित रूप से सोचने की विषय है कि ये हमारा जो प्रयास है इलेक्ट्रो होम्योपैथ को विकास की ओर जाएगी या विकास की ओर नहीं ले जाएगी, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं स्टार्ट करूँगा बहुत शुरुआती दौर से पौधे के बारे में कि आखिर पौधे क्या हैं। उसके बाद में बताऊँगा कि इसकी अध्ययन की क्या आवश्यकता है और ख़ास करके इलेक्ट्रो होम्योपैथ में अध्ययन की से क्या आवश्यकता है। चलें हम लोग शुरू करें कि पौधे क्या है। तो पौधे के वर्णन के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने इसके बारे में ये बताया कि पौधे वे हैं जो चल नहीं सकते, स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते, और एनिमल वो हैं जो अपने भोजन की तलाश में स्थान का परिवर्तन करते हैं। ये बातें वास्तव में अरस्तु का है। 384 बीसी से लेकर के 322 बीसी के बीच में उनके जीवन काल रही है। उस समय का ये सबसे चर्चित परिभाषा था, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं कि सिर्फ इतना ही कह देने से पौधे को पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते। आखिर इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इतनी सारी पौधे में कौन सी पौधा कौन सा है। इसलिए उसका वर्गीकरण चाहिए, उसका नामांकन चाहिए, उसकी एक विशेष पद्धति होनी चाहिए वर्गीकरण तय, जिसको हम लोग साइंटिफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके लिए आगे बढ़े लिनियस ने, जिनका जीवन काल रहा है 1707 से लेकर के 1778 तक। इस दिशा में काम करने वाले वह सबसे पहला वैज्ञानिक थे, सबसे पहला इस मामले में एक अपना अलग शोध दिए, पौधों का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिए कि ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, जिसे हम लोग प्लांटी कहते हैं, यानी प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। सब किंगडम क्या है, इनका डिवीज़न क्या है। जो अधिकतर पौधे जो है एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, यानी फ्लावरिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसकी फैमिली क्या है, सब फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पेसीज क्या है। इसका एक विस्तृत रूप से, बहुत ही व्यापक रूप से उन्होंने एक लिस्ट बनाया और उनकी इस अध्ययन को टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे, टैक्सोनॉमी के जनक थे, यानी पौधे के पहचान के लिए, उसके वर्गीकरण के लिए इसके जनक माने जाते हैं, जिन्होंने पौधे के पहचान का अलग अलग वर्गीकरण किया। अब उनके आधार पर हम ये जान सकेंगे कौन सा पौधा किस प्रजाति में है, किस जाति में है, वो किस जीनस में है, किस स्पेसीज में है। चूँकि हर पौधे का
एक जीनस का बहुत सारे स्पीशीज हैं और हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस पौधे की तलाश में हम हैं वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है तो एक ही जेनरा के बहुत सारे स्पीशीज हैं और उनका प्रॉपर्टीज भी भिन्न हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है जानना कि जिस पौधे की तलाश में हम लगे हैं, जिस पौधे का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं, वो पौधा हमारा कौन है। इसलिए उसकी पहचान के लिए टैक्सोनॉमी की ज़रूरत है, यानी पौधे के विस्तृत अध्ययन की शुरुआत हो गई। बाद में इस पर हम लोग बहस करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से इस पौधे के अध्ययन की क्या जरूरत, कहाँ से कड़ी जुड़ी है। पहले तो हम ये देख लें कि पौधे की पहचान के रूप में कैसे है, क्या है, इसका एक विस्तृत वर्णन जिसे लिनियस ने दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि एनिमल तो चल फिर लेते हैं, वो अपना भोजन बना लेते हैं। अरस्तु ने यही परिभाषा दिया था। पौधे नहीं चलते हैं तो बैठे बैठे उनको भोजन कहाँ से मिलता है? कौन देता है भोजन? कैसे बनता है भोजन? कैसे खाते हैं वो? कैसे जीवित रहते हैं? सर्वविदित है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे वातावरण को संतुलित रखते हैं और पूरी संसार को जीवित रखने में एक सेंटर का काम करते हैं, एक धुरी का काम करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्लांट इज लाइफ। पौधे ही हमारे जीवन हैं और जो पौधे हमारे जीवन है उसके बारे में, जो प्रकृति की एक अमूल्य देन है, उसके बारे में अगर हम अध्ययन न करें तो कहीं न कहीं हमारा अध्ययन अधूरा रह जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोग लगातार इस पर रिसर्च करते चले गए। रिसर्च का मतलब ही होता है कि पहले से जो एक धारणा बनी हुई है उस धारणा से आगे जाकर के काम करना। इसका मतलब ये नहीं कि पहले की धारणा पूरी तरह से खत्म हो गई और कहीं कहीं पर पहले की धारणा में परिवर्तन भी आती है। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जो कि पानी को लोग एलिमेंट मानते थे। वो समझते थे कि इसको विखंडित नहीं किया जा सकता। उस ज़माने में उनकी सोच सही थी, क्योंकि पानी को उस समय विखंडित नहीं किया गया था। लेकिन बाद में जब लोग शो कर दिए कि ये एलिमेंट नहीं कंपाउंड है, तो बाद की धारणाएं भी सही हो गई, पहले की धारणाएं बदल गई। इस धारणा के लिए उन्होंने क्या किया? पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल कर दिखा दिया, यानी विखंडित करके दिखा दिया। फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके एक स्पेशल विधि द्वारा उसको पानी बना के दिखा दिया। तो रिसर्च में तो होता ही है कि कुछ धारणाएं टूटती है और कुछ धारणाएं जुड़ती है, तभी तो उसमें विशेष परिवर्तन होगा। लेकिन वो परिवर्तन हमेशा सार्थक होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और किसी भी चीज़ को विकास की एक कड़ी के रूप में होना चाहिए। नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बस हमने भी जो पौधे के विशेष वर्णन की प्रश्न जो उठाया हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के डेवलपमेंट के लिए, उसके समुचित विकास के लिए, अभी जहाँ तक के जिस पॉइंट पर लोग काम कर रहे हैं, मैं उसको पूर्णतः मानता हूँ, मैं उनका नमन करता हूँ। लेकिन हमारी सोच जो अब तक की पहुँच व्याख्या करने की जो तरीका, उसको एक रिसर्च के तौर पर
डेवलप करने का है। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि आखिर जीवन का बहुमूल्य हिस्सा जो ये पौधे हैं वो खाते कैसे हैं, भोजन कैसे बनाते हैं। तो निश्चित रूप से वे सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के सनलाइट या लाइट एनर्जी के जरिए, सनलाइट की उपस्थिति में लाइट एनर्जी के जरिए वो अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकलते हैं। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन वातावरण में बना के रखते हैं और हमारे जीवन के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है। लेकिन एक कहने की चीज़ तो नहीं। सबसे पहले इस बात को साबित किसने किया? इस बात को सबसे पहले जो साबित किए हैं वो हैं जीन सेनेविल। ये स्विस बॉटनिस्ट हैं। 1776 ईस्वी में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, जल से संश्लेषण करके वे अपना भोजन बनाते हैं शुगर के रूप में और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला इस प्रकार था: CO2 plus H2O in the presence of sunlight, C6H12O6 plus O2। लेकिन एक बेसिक फार्मूला था, ये संतुलित फार्मूला नहीं था। और कोई भी फार्मूला मान्य तब तक नहीं होता जब तक संतुलित नहीं होता। यानी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होनी चाहिए, रूप बदल जाएगा। तो इसके लिए बैलेंस फार्मूला ये है, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। 6CO2 plus 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या फॉर्म करता है? C6H12O6 निकालता क्या है? +6O2। ये फार्मूला बिल्कुल मान्य फार्मूला है और ये अप्रूव्ड हो गया। यानी CO2 को वो लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है सनलाइट की उपस्थिति में। तो इसको हम दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसको और हम थोड़ा दूसरे भाषा में देखें कि प्रकाश संश्लेषण वो विधि है जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में और फ्यूल के रूप में वो ऑक्सीजन को बाहर निकलता है। और ये केमिकल एनर्जी जो है हमारा स्टोर होता है, जमा होता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के रूप में, सच एज शुगर, जिसको हम कहे थे C6H12O6। रिसर्च बढ़ते गया। जब रिसर्च बढ़ते चला गया तब सवाल उठे कि उपयोगिता क्या है इसका, मेडिसिनल वैल्यूज क्या है। तो मेडिसिनल वैल्यूज के लिए लोग अलग अलग ढंग से इस पर शोध करना शुरू किए। सच पूछिए तो ये जो पौधे हैं, चाहे जो भी पौधा हो, बहुत सारे पौधे में तो मेडिसिनल वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड हुए हैं और बहुत सारे पौधे में मेडिसिनल वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड होना अभी भी बाकी है। लेकिन जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज एस्टेब्लिश्ड है वो तो पौधा किसी का नहीं है, न तो एलोपैथ का है, न होम्योपैथ का है, न इलेक्ट्रो होम्योपैथ का है, न आयुर्वेद वाले का है। पौधा तो पौधा है ना, उसकी तो अपनी एक गुण होती है और उसकी गुण को जिसने जिस रूप में लिया उसे वो
अपने पैथी में समाहित कर लिया। जिसने उससे जो भी दवाएं बनाए उसको अपने ढंग में उसको जोड़ लिया। एज फॉर एग्जाम्पल एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा इसका जीनस है, बेलेडोना इसका स्पीसीज है, बाइनोमियल नेम है जिसको साइंटिफिक नेम आप कह सकते हैं एट्रोपा बेलेडोना है, क्योंकि जीनस और स्पीसीज को मिलाकर के ही उसका बाइनोमियल नेम दिया जाता है। ये नाम किसने दिया सबसे पहले? तो ये नाम सबसे पहले लिनियस ने दिया है। बाद में चल कर के फुल फॉर्म में नाम लिखने के बजाय एल कैपिटल फुल स्टॉप देने से ही ये रिप्रेजेंट कर जाता है लिनियस का। यानी एट्रोपा बेलेडोना का साइंटिफिक नेम हो गया, बाइनोमियल नेम हो गया एट्रोपा बेलेडोना, दोनों के बीच में एल दे करके फुल स्टॉप। तभी हम टैक्सोनॉमी पढ़ने नहीं चले हैं, अभी हम कोई बॉटनी पढ़ने नहीं चले हैं, हम तो चले हैं प्लांट की उपयोगिता पढ़ना। तो आप अभी भी एलोपैथ में इससे दवा जो बनती है वो टिंचर बेलेडोना के नाम से मिलती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के एलोपैथ की दुकान से इस दवा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पौधा तो बेलेडोना ही है ना। होम्योपैथ की दुकान पर जाकर लोग बेलेडोना क्यों ले सकते हैं? प्रॉपर्टीज के बारे में अपने ढंग से व्याख्या किए हैं, खास करके उसके कंटेंट के बारे में ही प्रॉपर्टीज को लेकर के चले हैं। होम्योपैथ वाले ने इसके सिम्टोलॉजी को लेकर के चले हैं, वो अपने ढंग से इसका व्याख्या किए हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ वाले लोग इसको S12 में व्यवहार किए हैं, C12 में व्यवहार किए हैं, C13 में व्यवहार किए हैं। S12 में लगभग 9% है, C12 में लगभग 10% है, C13 में भी लगभग 10% है। और इसका व्याख्या इन्होंने अपने ढंग से किया है। आयुर्वेद में जाकर देखिए तो वे भी जो क्या कहते हैं इससे दवा बनाए हैं और अपने ढंग से उसका प्रयोग किए हैं। तो विभिन्न पैथियों में एक ही प्लांट का अलग अलग ढंग से व्याख्या किया गया है। यानी जो जिस तरह का चश्मा लगा करके देखा उसी रूप में उसको दिखाई पड़ा, लेकिन वास्तविक दिखाई ये पड़ेगा ना जबकि आप सफ़ेद रंग के चश्मा पहन करके उसको देखिएगा तो उसका वास्तविक रूप दिखाई पड़ेगा। नहीं तो जो जिस रूप में देखेगा उस कलर के मुताबिक ही उसका गुण दिखाई पड़ेगा। क्या हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि किसी ज़माने में मुझे सुनने को मिला था कि अलग अलग ढंग से लोगों ने किसी चीज़ की व्याख्या किया था, जबकि संपूर्णता उसमें कुछ और थी। मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ के चश्मा लगा करके इलेक्ट्रो होम्योपैथ के दृष्टिकोण से इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रयोग होने वाले जितने भी प्लांट्स हैं उसको मैं देखूं, तब हमें लगेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की आवश्यकता प्लांट के विवरण के लिए ज़रूरी है। इस बात की जानकारी के लिए हम ये देखें कि क्या पहले से और अभी तक जितने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन्स हैं उन्होंने चिलिडोनियम को वहाँ ला करके लोगों के सामने पेश किए। यानी स्टार्टिंग जो बीज दवा जो थी वो प्लांट के नाम ही से था। चिलिडोनियम जो कि C10 में पाया जाता है,
वही में पाया जाता है। और भी जो है, तो उस इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के नाम से नहीं, उस प्लांट के उन्होंने लाकर दिखाया है। मैं उनका नमन करता हूँ। इतना ही नहीं, हमारे देश में जितने भी मेडिसिन बन रही है, एस्पेरिजिक मेथड से भी मेडिसिन बन रही है, मैं उनका नमन करता हूँ, मैं उनका आदर करता हूँ। लेकिन ये भी तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग प्लांट्स के रूप में एस्पेरिजिक मेथड से ही उसको बना रहे हैं। उसके बनाने के बाद से इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेडिसिन को कंपोज किया जाता है, जैसा कि मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं अभी न तो फार्मेसी पे बात करने चला हूँ, न फार्मेसी से जुड़ा हुआ कोई सवाल उठाने जा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये शो करना चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की शुरुआत ही है वो पौधे से है। इससे ज़्यादा मुझे कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक काउंसिलर मैटी का सवाल पैदा होता है, उन्होंने इसका रिसर्च जो स्टार्ट किया, वो कहाँ से स्टार्ट किया? उनका जो डॉगी था वो बीमार हो गया था। उस समय की प्रचलित जितनी भी दवाएं थी, वो दवाएं काम नहीं कर रहा था। इसलिए महात्मा काउंसिलर मैटी ने उस डॉगी को फ्री छोड़ दिया, ये सोच करके कि शायद अभी ठीक नहीं हो सकेगा। लेकिन वो तो खोजी व्यक्ति थे, आविष्कारक थे। तो जो भी रिसर्चर जो होते हैं, उनकी सोच लोगों से थोड़ा भिन्न होती है। लेकिन देखिए कि उनका डॉगी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है। वो सोच में पड़ गए कि आखिर कैसे। जाके देखते हैं कि उनके डॉगी जो है किसी प्लांट को चबा भी रहा है और उस पर लोटपोट भी हो रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा में उसको हम कहें तो प्लांट्स का इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज बोथ एट ए टाइम हो रहा है। महात्मा काउंसिलर मैटी ने जब ये देखा कि उनका डॉगी धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, तो उसके पीछे लग गए और देखे उसके पत्तों को चबाता है और उस पर लोटपोट भी करता है। मेडिकल भाषा में उसको कहें तो किसी भी प्लांट का इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज उस डॉगी के द्वारा साथ साथ हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो गया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जन्मदाता की ईगरनेस की कहानी भी प्लांट ही से शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में बगैर प्लांट की जानकारी रखे हुए क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का समुचित रूप से वर्णन आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जितने भी ग्रुप बनाए हों, लेकिन हर ग्रुप को प्लांट से तो बनाए हैं, चाहे S1 हो S2 हो, वट एवर इट मे बी, जो भी आप देख लीजिए। तो उसमें जितने भी प्लांट्स का प्रयोग हुआ है, अगर उसके बारे में हम जानकारी नहीं रखें, उसके बारे में अगर प्रॉपर्टीज़ की जानकारी हम नहीं रखें, उसके बारे में बगैर जानकारी पूर्ण रखे हुए क्या उससे बनी ही दवाओं का पूर्ण विवरण संभव है? नहीं संभव है। उसके अलावा बहुत सारे पौधे का उसका हैबिटेशन पर भी निर्भर करता है। उसका प्रॉपर्टीज कहाँ का है, किस वातावरण का है, उस पर भी निर्भर करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी बात हम रख रहे हैं कि जो अंगूर हम लोग बाज़ार से लेते हैं वो विभिन्न प्रकार का होता है, कलर में, टेस्ट में। लेकिन उस अंगूर को अगर हम पटना में उपजाते हैं, हो तो जाता है। मैंने भी अपने घर में बड़ा शौक से उसको उपजाया था, फला भी बहुत था, लेकिन वो इतना खट्टा था कि खाना तो दूर,
उसका चटनी बनाने का भी हिम्मत नहीं था। व्हाट डज इट मीन? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जिस वातावरण में उसकी अपनी गुण बनी हुई होती है, हर वातावरण में उसका गुण बराबर वही नहीं होता, कुछ चेंज करता है। क्या हमें देखने का हक नहीं है? क्या ये जानने का हक नहीं है कि उसका गुण कहाँ कहाँ सुरक्षित रहता है? अगर इसकी जानकारी लेकर के लें, इसके लिए प्लांट्स की प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी पड़ेगा। क्या गलत है प्लांट्स की प्रॉपर्टीज को जानने में? मैं तो कभी नहीं कहता कि प्लांट्स के प्रॉपर्टीज को बगैर जाने हुए अब तक जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो किताबें हैं, मैं तो उसको नमन करता हूँ, आदर के दृष्टिकोण से देखता हूँ। वो तो बेस है, लेकिन हम प्लांट्स की प्रॉपर्टीज से देखकर, जोड़कर, मिलाकर उसके गुणों को व्याख्या करने में कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्या गलत होगा? मेरी तो पूरी जीवन ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रिसर्च में बीती है। तो एक रिसर्चर का जो आँख होता है वो तो जनरल से थोड़ा ऊपर देखना चाहता है और उसे प्रैक्टिकल करा करके देखना चाहता है, वो व्यवहारिक करके देखना चाहता है कि इससे कितना हम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। इस आधार पर मैंने जो सीएमए क्लास जो लिया है, हिंदुस्तान के लगभग अलग अलग कोने के लोग उस बेसिस पर प्रैक्टिकल करके देखे हैं और वो पाए हैं कि पहले से बेहतर प्रिस्क्रिप्शन, पहले से बेहतर रिजल्ट लोग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वो किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में भी, असाध्य रोगों में भी इतनी अच्छी रिजल्ट वो कम से कम दवा पे ले रहे हैं कि जिस आधार पर हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि प्लांट्स का स्टडी के आधार का प्रिस्क्रिप्शन गलत नहीं है, पीछे भी नहीं है, बल्कि वो आगे है। तो इसका प्रैक्टिकल उदाहरण भी आपको हम जितने भी लोगों का नाम पहले वीडियो में लिए हैं, जो हमारे प्रथम शिष्य हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, द्वितीय शिष्य हैं डॉक्टर अमरकांत, तृतीय शिष्य हैं डॉक्टर शशि कुमार, इस तरह से और भी लोगों का जो मैंने नाम लिया है, चाहे वो डॉक्टर सुमन हो, डॉक्टर अजय हो, और भी जो लोग हैं जिनसे मैंने कहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत लगे, किसी भी सवाल का उठाने की बात है, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल उदाहरण आपको मिल जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। फिर किसी भी दृष्टिकोण से हमें तो ऐसा नहीं लगता कि पौधे का अध्ययन, वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ से जोड़कर उसका अध्ययन करना अनुचित है। जहाँ तक लोगों का ये मानना है कि भाई पौधे का अध्ययन तो खास करके सिम्टोलॉजी के आधार पर होम्योपैथ में किया गया है, आप क्यों करते हैं ऐसा? मेरा मतलब होम्योपैथ के सिम्टोलॉजी से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि मेरा मतलब तो उन पौधों के प्रॉपर्टी से है। हर एक चीज़, हर व्यक्ति, चाहे वो पैथिक जो भी हो, वट एवर इट में भी, वो अपने अपने सीने पर हाथ रख करके देख ले कि उसके पास में जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट अपनी भावनाओं के व्यक्त वो किस आधार पे करते हैं, अपने दिक्कत को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। और अगर उसके बाद आपसे पूछते हैं कि सर कौन सी बीमारी हमको है, तो पहले उसकी बात जो सिम्टोलॉजी के आधार पर सुनते हैं, उसके बाद ही तो कोई भी पैथी वाले हैं वो अपने ढंग से मेडिकल साइंस से जोड़ करके उसको बताते हैं।
प्रिंसिपल से जोड़ करता कोई नहीं बताता। कभी कोई पैथी वाले अपने साइंस के आधार पर परिभाषित करके तो उसको नहीं बताते। तो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट जो किसी पैथी की नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट तो लोगों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, और उसको एडॉप्ट करके जो आप रिसेप्शन करते हैं वो आपकी पैथी की देन है। तो मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की जो प्रिस्क्राइब करने की तरीका है, मैं उसको फुली एक्सेप्ट करता हूँ, कहीं मेरा विरोध नहीं है, बल्कि मैं उसको नमन करता हूँ कि आज तक जो भी है, जो कंटिन्यूड है, लोग ठीक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरी सोच तो रिसर्च की है कि क्या उससे एक कदम आगे बढ़ करके पौधों के आधार पर अपने डायग्नोसिस में, प्रिस्क्रिप्शन में थोड़ा बेहतरी ला सकते हैं। मेरा जवाब है निश्चित रूप से हम ला सकते हैं, लाया जा रहा है, लाया जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में एक नई शुरुआत होगा। लोग आज भले ही हिचक रहे हैं, कल लोगों को मानने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में भी रिसर्च की गुंजाइश है, क्योंकि हमारा पूर्ण साइंस है। ये हिस्ट्री नहीं है जो बदला नहीं जा सकता। साइंस में हमेशा नई नई प्रयोग होती रहती है, वो सफल प्रयोग करके उसको जोड़ा जाता है। इसका कभी मतलब नहीं है कि पहले के प्रयोग को पूरी तरह से झुठलाया जाता है। मैंने कभी झुठलाया तो नहीं, मैं तो उसमें कुछ जोड़ने की बात कर रहा हूँ, और उस जोड़कर लोगों को बताने के लिए की बात कर रहा हूँ। ये सारी की सारी किताबें जो लिखी हुई है उसमें कई तरह का वर्णन है। बाद में हम अलग अलग टॉपिक पर लोगों से बात करेंगे, जिसमें प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी होगी। अलग अलग टॉपिक पर बात करने में एडवांस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन मीन्स नॉट प्लांट। एस ग्रुप का कोई भी मेडिसिन, सी ग्रुप का कोई भी मेडिसिन, पी ग्रुप का कोई भी मेडिसिन, उसको सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी किताब जो है, जिस प्लांट पर बात कर रहे हैं, उसी प्लांट से जुड़ी हुई जो किताब है एडवांस स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट, उसमें मैंने कैंसर का जिक्र किया है प्लांट के आधार पर। पेज नंबर 206 में के लास्ट पैराग्राफ में मैंने हर तरह के कैंसर को, जिसके बारे में हम लिखे हैं आज से 20 साल पहले, कि आई हैव ट्रीटेड मोर देन 500 केसेज ऑफ कैंसर विथ सम स्वीट एंड बिटर एक्सपीरियंस। स्वीट मीन्स जिसमें हम बेहतर रिजल्ट पाए, बिटर मीन्स जिसमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिले। तो इस पर विस्तार से हम दिए हैं कि इसमें किस मेडिसिन की ज़रूरत है और क्यों, और उसमें प्लांट से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेडिसिन का इस्तेमाल का एक सही वर्णन है। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मैं उस किताब का प्रमोट कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि प्लांट से जोड़ करके किसी भी डिजीज़ को हम लोग तह में जा कर के उसका बेहतर से बेहतर जो है मेडिसिन दे सकते हैं। इस तरह से मेडिसिन का जहाँ तक सवाल होता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की प्योर मेडिसिन का जहाँ तक सवाल होता है, नो प्लांट्स, उसके बारे में हम प्लांट्स के बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक हल्का सा हिंट दे देते हैं। जो इसके पहले वीडियो में बहुत कुछ मैं बोल चुका हूँ, उससे अलग ही मैं बोलूँगा कि अगर पी ग्रुप की बात अगर हम देखते हैं, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, तो उसके बारे में जब हम गहराई से आएंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के मेडिसिन के बारे में, तो आप देखेंगे कि हमारे समझ से P1 ही उसकी ओरिजिनल मेडिसिन है। P1 को छोड़ करके
बाकी P2, P3, P4 ये ओरिजिनल मेडिसिन नहीं है, कंपाउंड मेडिसिन हैं। हमें इस बात पर गहराई से सोचने की ज़रूरत पड़ गई कि आखिर P2 C2 को क्यों जोड़ा गया। क्या ट्यूक्रियम एमए पर काउंट्स जर्मेटी तो दिए हैं, लेकिन C2 की आवश्यकता क्यों पड़ गई। महात्मा काउंट्स जर्मेटी, जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ। हम जितना भी उनके बारे में सोचते हैं उतना ही अपने आप को छोटा पाते हैं कि वो महात्मा, महान आत्मा। तो महान आत्मा की जो सोच है, आखिर ऐसा क्यों हुआ भाई कि कई प्लांट्स के बीच में C2 को भी जोड़ना पड़ा। क्या कारण था। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि काउंट्स जर्मेटी को प्लांट पर एक विशेष अध्ययन था। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि काउंट होम्योपैथ की कुछ किताबों का भी अध्ययन किया था। इसका बुक रेफरेंस के साथ में मैं आपको पेश करूंगा जब सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन पर आपके बीच में आऊँगा तब। आज का टॉपिक था सिर्फ प्लांट्स का, तो स्टडी ही नहीं बल्कि इसको विशेष स्टडी की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ की पूरी मेडिसिन प्लांट्स पर ही बनी हुई है। जिस तरह से हमारा शरीर का आत्मा के बिना कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आत्मा ये प्लांट्स हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पूरी नींव जो खड़ी हुई है ये प्लांट पर खड़ी है। इसलिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन की पूरी गुण भी इन प्लांट्स के आसपास ही घूमती है, घूमती रहेगी और घूम रही है। आवश्यकता है उन आँखों की जो इस आत्मा को पहचाने और पहचान करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी रूपी शरीर को, जिसकी आत्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कंपोज्ड जितने भी प्लांट्स हैं, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। मैं कोई आवेश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ही विनीत भाव से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए मैं अपने भाव को व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे काम किया है। वास्तविक सब कुछ को छोड़ करके मैंने इस पर काम किया है और एक रिसर्च के रूप में काम किया है। और एक रिसर्चर का तो काम ही होता है अलग आँखों से देखना, प्लस उसको सर्टिफाई कराना उन लोगों से जो इसकी व्यवहारिक जीवन में जी रहे हैं, यानी प्रैक्टिशनर लोगों से सर्टिफाइड कराना। अगर इस पर वो बेहतर रिजल्ट पा लेते हैं, उनसे सर्टिफाइड हो जाता है, तो मैं भी सर्टिफाइड हो जाऊंगा, आप भी सर्टिफाइड हो जाएंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी सर्टिफाइड हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ को कभी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है हमारे जैसे लोगों की। इसलिए एक बार फिर मैं आप लोगों से विनीत भाव से निवेदन करता हूँ कि जो लोग हमारे विचारों से सहमत है, मैं उनका नमन करता हूँ। जो लोग हमारे विचारों से सहमत नहीं भी हैं, मैं उनका विशेष नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे हमें कुछ सीखने की मिलती है और मैं हमेशा जीवन भर सीखना चाहता हूँ। मेरी जीवन ही बीत गई है रिसर्च में, इसलिए मैं फिर सभी लोगों से विनती करता हूँ कि मैंने जो स्टेटमेंट दी है उस पर गौर करें, प्लांट्स की महत्व को पहचानें। प्लांट्स की महत्व को जानने के लिए
उसका विशेष अध्ययन करें। और हमें लगता है उस समय आपको काफ़ी खुशी होगी, क्योंकि आप भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के विकास के साथ में होने वाले परिवर्तन का एक खुद का भागीदारी समझेंगे। और मैं तो विनीत हूँ, एक विनीत व्यक्ति विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता है कि अभी जो मैंने स्टेटमेंट दी है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। हमें पूरी विश्वास है कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को काफ़ी आगे ले जाएगा। वास्तव में हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ दूसरे किसी भी साइंस से काम करने में बहुत आगे है। किसी दूसरे साइंस का, चाहे वो जो भी साइंस है, मैं कभी भी किसी का निंदा करने का न तो मेरा अधिकार है न मेरी आदत है, लेकिन अपनी जो पैथी हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ है उसके बारे में तो कहने का अधिकार है। इसलिए मैं पूरी दावे से कह सकता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बहुत आगे है। ज़रूरत है बहुत कंसंट्रेटेड माइंड से उसको समझने का, और वो कभी पीछे नहीं है, न कभी पीछे रहेगा, हमेशा आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विनीत भाव से आज मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आदाब, नमस्ते।